नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो +1 की जो पॉलिटिकल की जो हमारी बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, उसका लेक्चर नंबर ये हमारा 8 है। तो ऑलरेडी जो 7 लेक्चर वो हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था किस तरीके से जो संस्थाओं की संतुलित जो रूपरेखा है वो किस तरीके से निर्धारित करने के लिए प्रयोग है वो लाई जाती है, जिसके अंदर सभी संस्थाओं के अंदर अपना जो समूह, जितने भी जो राजनीतिक समूह और जो कार्यपालिका होती है उनका अलग अलग जो ढांचा वो निर्धारित है वो किया जाता है। कि कार्यपालिका हो, विधानपालिका हो, न्यायपालिका हो, तो उनकी वजह से उनकी आपसी में जो शक्ति संतुलन की जो व्याख्या वो निर्धारित करने की वजह से उसमें आपसी टकराव की जो स्थिति है वो नहीं रहती, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और इसी के अंतर्गत हमने अलग जो पॉइंट पढ़ा था वो भारतीय संविधान किस तरीके से बना था। और जब भारतीय संविधान की जो बैठक हुई थी उसके बारे में हमने डिस्कशन है वो किया था। तो चलो देखते हैं आपको कल वाला जो होमवर्क है वो कितना आपने डिस्कशन किया है और पढ़ा है आपने। तो आप कमेंट करके मुझे ये वीडियो में बताइए कि जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, आपको डेट बतानी है। भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी आपको डेट बतानी है, कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ सदस्य चुने गए थे हमारे देसी प्रांतों से और देसी रियासतों से जो सदस्य थे वो चुने गए थे। तो प्रांतों से सदस्य जब चुने गए थे तो कुल कितने सदस्य सीटें निर्धारित की गई थी प्रांतों के द्वारा, और देसी रियासतों के लिए जो न्यूनतम सीटें थी वो कितनी निर्धारित है वो की गई थी। तो आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं। एक तो संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी, डेट बतानी है। दूसरा प्रांतों से और देसी रियासतों से सदस्य जो चुने गए थे तो उनके लिए कितनी जो सीटों का निर्धारण है वो किया गया था। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि हमारा संविधान सभा का जो स्वरूप था वो किस तरीके से बनाया गया था, किस तरीके से उसका जो निर्वाचन है वो हुआ था। तो आइए हमारा आज का वीडियो वो शुरू करते हैं। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर थे वो आए थे। अब जिस तरीके से पाकिस्तान का जब भारत और पाकिस्तान बना दिया गया था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो सदस्य भारत से जो प्रतिनिधि थे जो चुने हुए उस संविधान सभा के अंदर जो कार्य कर रहे थे, टोटल 385 जो सदस्य में से, तो उसमें से क्या हुआ था कि वो संविधान सभा के सदस्य वो नहीं रहे थे। यानी कि जब पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान के सदस्य के जो क्षेत्रों से चुनकर आए थे और जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था तो वो संविधान सभा के अंतर्गत जो पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो माने गए थे। सब संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। अब जब ये जो सदस्य थे जब वो पाकिस्तान में चले गए थे उसकी वजह से भारत में जो सदस्य थे वो उनकी जो टोटल जो पॉपुलेशन थी 385 थी पहले, तो वो 299 सदस्य थे वो रह गए थे। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इनमें से अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर है वो किए थे। तो जब हमारा संविधान सभा जो संविधान का निर्माण जो बनकर तैयार हुआ था, यानी कि जो 26 नवंबर 1946 को मान सकते हैं पूरी तरह से हमारे संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण है वो किया गया था। तो हमारे संविधान को बनने के लिए कुल है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन है वो लगे थे संविधान सभा से इसका जो निर्माण है जिस तरीके से हुआ था। तो जब इसके 284 सदस्य रह गए थे जिसको संविधान सभा में अंत रूप से जो हस्ताक्षर है वो किए गए थे, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो बनने के बाद जो संविधान के सदस्य थे तो उन्होंने जो पांडुलिपि बनाई गई थी हमारे संविधान सभा की, तो उस पांडुलिपि के ऊपर सभी सदस्यों ने अपने संविधान सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर है वो किए थे। और इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान सभा का निर्माण का कार्य वो हुआ था। तो ठीक इसी तरीके से आपने देखा जो ये विभाजन की वजह से भारत और जो पाकिस्तान है जब संविधान सभा निर्माण कार्य से लेकर और इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने तक जो भारत का विभाजन था वो एक अलग 2 समुदाय के रूप में उसका गठन है वो हो चुका था।
हिंदू वर्ग के लिए, हिंदुस्तान और मुस्लिम समुदाय के लिए जो पाकिस्तान का निर्माण है वो हो चुका था। और इसी के अंतर्गत अपना संविधान सभा ने अपना जो संविधान बनाने का जो कार्य था वो पूर्ण रूप से किया था। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की परीक्षा प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया था। यानी कि जिस तरीके से हमारे संविधान के निर्माण जो कार्य प्रणाली को अपनाया गया था तो बड़े धैर्य का काम लिया था, क्योंकि एक तरफ तो उनको संविधान सभा बनाने के लिए संविधान निर्माण कार्य की जो कार्य वो अपनानी पड़ रही थी, दूसरी तरफ इसी के अंतर्गत हमारे जो हिंसा की जो भावना थी वो देश के अंदर फैल रही थी। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंदू और जो मुस्लिम लोगों के बीच में काफ़ी अधिक मात्रा में जो दंगे फसाद है वो किए जा रहे थे। और इस विभाजन की वजह से ही एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने सबका कार्य वो लिया कि किस तरीके से इस परिस्थितियों से भारत के अंदर निपटने के लिए हम अपने संविधान के अंदर क्या रूपरेखा वो निर्धारित है वो कर सकते हैं। तो साथ के साथ वो, क्योंकि संविधान सभा के साथ साथ जो हमारा जो सरकार थी, जो अंतरिम सरकार थी, वो भी इसके साथ अपना कार्य वो कर रही थी। सरकार भी विभाजन के समय कार्य वो अपना कार्य कर रही थी। तो एक सबक भी ले रही थी किस तरीके से हमने अपने संविधान के अंदर कुछ नीतियों को निर्धारित है वो कर सकते हैं। भारत के संविधान से नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के अंतर्गत हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो नागरिकता संबंधित जो अवधारणा थी, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग भारत के अंदर, हिंदू लोग थे, वो आ रहे थे, विस्थापित हो रहे थे, तो उनको नागरिकता प्रदान करना। और इनके अलावा जो अन्य अल्पसंख्यक समूह के लोग थे, चाहे वो पारसी थे, चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, उनको भारतीयता की नागरिकता उसको सुदृढ़ करना, यानी कि भारत के नागरिक वो जाने जाएंगे। इस वजह से ही जो उनकी जो व्याख्या करना, नागरिक अधिकार उन लोगों को देना, और इसके अलावा जो धार्मिक भावना थी, सद्भावना थी, यानी कि अलग अलग समूह के लोग विस्थापित होकर हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे, कि जब विभाजन किया गया था तो वो हिंदू वर्ग के लिए हिंदुस्तान में निर्धारित वो किया गया था। तो अगर विभाजन के समय के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू लोग ही रह सकते थे, और बाकी अन्य जो समूह के लोग थे उसका जो रहने के लिए यहाँ इजाज़त वो नहीं थी। लेकिन इस विचारधारा की वजह से ही जो धर्मनिरपेक्ष का जो शब्द है हमारे संविधान के अंदर लिया गया, इसी की वजह से ही ये धर्मनिरपेक्ष का जो शब्द है वो अपनाया गया था। यानी कि संविधान के अंतर्गत किसी भी देश का राज्य कोई हम मान के चल सकते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष की जो व्याख्या, जिसके अंदर यही व्याख्या मानी जाती है कि किसी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी नागरिकों के लिए किसी भी धर्म का पालन करने की जो अनुशंसा है वो प्रदान वो करते हैं। तो धार्मिक पहचान का भी कार्य है वो हमारे संविधान सभा के द्वारा नागरिकों को दिया गया था। और इसके अलावा जो नागरिक उनके जो अधिकार थे, सिटीजन जो राइट्स है, वो भी सभी व्यक्तियों को, पर्सन को प्रदान है वो किया गया था। तो आगे आ जाता है कि संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने की गंभीर प्रयास है वो किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि जब एक निश्चित आयु के बाद हमें वोट देने का अधिकार है वो प्रदान कर दिया जाता है। और भारत के अंदर जो 18 साल की जो उम्र है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए निर्धारित है वो की गई है। तो इसी के अंतर्गत जब हमारा संविधान सभा का जब चुनाव किया गया था तो इसके अंदर ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का निर्णय था वो नहीं किया गया था। यानी कि सभी लोगों के चुनाव के माध्यम के द्वारा जो संविधान सभा का गठन है वो नहीं किया गया था। यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो अप्रत्यक्ष तरीके से ही हमारे संविधान सभा का जो निर्माण था वो हुआ था। और इसी के अंतर्गत इसी चुनाव से लेकर उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जो निर्णय को, यानी कि आफ्टर हमारे संविधान बनने के बाद इस विचारधारा को हमारे संविधान के अंदर निश्चित है वो कर लिया गया था।
यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित है, लेकिन जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, तो वो अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनने का जो अधिकार है या चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वो उसे प्रदान है वो किया गया था। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधि दिया गया था। इसके अंतरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। इसके अलावा विभिन्न विभिन्न जाति समूह के जो वर्ग से संबंधित जो वर्ग थे, चाहे वो अनुसूचित जाति थी, जनजाति थी, उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व है वो प्रदान है वो किया गया था। और संविधान सभा के लिए जातियों के लिए भी 28 सदस्य थे, वो रिजर्व है वो सदस्य थे, वो सदस्य संख्या थी वो अपनाई गई थी। यानी कि 28 सदस्य ऐसे थे जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है वो थे। जिस तरीके से आपको ये देखा होगा अनुसूचित जनजातियों के मतलब से कि कोई एक सीट निर्धारित कर दी जाती है, वहाँ अनुसूचित जाति या जनजाति का ही सदस्य है वो खड़ा हो सकता है, अन्य सामान्य वर्ग का सदस्य है उस निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव क्षेत्र के लिए खड़ा है वो नहीं हो सकता या चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता। तो जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस सभी विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी वो प्रदान की गई थी। अब विभाजन के बाद अगर देखा जाए, कांग्रेस जब 1885 के अंदर जब कांग्रेस बनी थी, उस समय से अगर देखा जाए तो संविधान सभा के अंदर कांग्रेस का ही वर्चस्व था, यानी कि प्रभुत्व था सभी देश के अंदर, इसका ही दौर रहा था। जब हम 1951 से लेकर उसका जब पहले 66 तक जब पहले 3 चुनाव देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो भारत के अधिकतर राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार की बनी थी। और इसको संविधान सभा में अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो 82% वो सीटें प्राप्त हुई थी जो हमारे संविधान सभा के अंदर। लेकिन ये नहीं था कि जो बाकी जो जाति समूह के सदस्य थे उनको कांग्रेस के अंदर जो सदस्य थी या प्रदान नहीं की जाती थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अन्य बाकी सभी जातियां समूह वर्गों के जो लोग थे उनको इनको शामिल होने के लिए अपनी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए जो सभी सदस्य अपने सदस्यता प्राप्त है वो कर सकते थे, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से माना गया हो। अब आगे हमारा आ जाता है संविधान सभा के कामकाज की शैली, यानी कि किस तरीके से संविधान सभा ने अपना जो कार्यप्रणाली थी वो अपनाई थी, उसकी शैली क्या थी, कार्य करने की जो तरीका था वो किस तरीके से कार्य कर रही थी। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर हालांकि पूर्ण रूप से सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी कि अगर संविधान सभा को अगर इस तरीके से अगर मोटे तौर पर अगर माना जाए तो वो इस तरीके से पूर्ण रूप से नहीं टिकी हुई थी कि वो सबका प्रतिनिधित्व वो कर रही थी। जैसे मैंने बताया कि संविधान सभा 2 कार्यप्रणाली थी वो अपना रही थी। एक तो अंतरिम सरकार बनी हुई थी, संविधान के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा वो था कि संविधान सभा कानून का निर्माण भी कर रही थी, यानी कि साथ में संविधान सभा थी कानून का निर्माण भी कर रही थी और साथ में जो सरकार का कार्य रूप था उसको भी वो चला रही थी, जिसके अंतरिम सरकार वो कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से सबका प्रतिनिधित्व है वो प्रदान वो किया गया था। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रियता सत्ता का आधार है वो मापा जा सकता है। यानी कि जो भी हमारी मान्यताएं और विचारधारा थी उसके अंदर हमारे जो भी इसके अंदर जो मूल्य प्रदान किए थे हमारे संविधान सभा के अंदर, तो उसके अंदर क्या थे, हमारे जितने भी हमारे वैचारिक मूल्य थे उनको लोकप्रिय तरीके से इनको सत्ता का आधार वो माना गया था। यानी कि हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए उन हमारे जो जीवंत मूल्य है उन्हीं के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण है वो किया गया था। जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए वांछनीय है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो, वही यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श है वो किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। तो हमारे संविधान सभा के अंदर हमने देखा है कि किसी एक वर्ग के लिए, विशेष वर्ग के लिए जो खास समूह था उसी के लिए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो चुनाव नहीं किया गया था। और जिसके अंदर हम हमारे संविधान सभा के देखते हैं कि
विभिन्न विभिन्न जाति समूह वर्ग सदस्यों के जो मेंबर थे, सदस्य थे, उनका चुनाव है वो किया गया था। यानी कि बड़ा ये मूल्यवान हो जाता है कि हम हमारे संविधान के लिए विभिन्न विभिन्न जो जाति समूह के लोग थे सभी को वांछनीय रूप से उनको जो संविधान सभा के अंदर जो सदस्यता है वो प्रदान की जाए और सभी के मूल्यों का उचित प्रतिनिधित्व है वो प्रदान है वो किया जाए। क्योंकि किसी जो संविधान सभा के लिए किसी खास वर्ग के सदस्यों को ध्यान में रखकर तो विचार विमर्श किया नहीं जाता है कभी भी संविधान सभा के लिए। संविधान सभा का मतलब ये होता है कि सभी देश के लिए जो भी जितने भी समूह हैं उन सभी समूहों के लिए किस तरीके से उनमें विचार विमर्श करने के बाद उनमें कानूनों का जो निर्माण है वो किया जाए। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे संविधान के अंदर प्रत्येक वर्ग और जाति समूह के सदस्य थे वो शामिल किए गए थे और जितने भी उनके बीच में विचार विमर्श होता था उन विचार विमर्श का जो आधार होता था वो मतभेद नहीं होता था, विचारिक मतभेद नहीं होता था, चाहे उसमें आपसी रंजिशन पैदा नहीं की जाती थी। विचार विमर्श करने के बाद इस तरीके से उसका समाधान किया जाता था ताकि किसी वर्ग विशेष के हितों का वो जो अनुपालन किया जा सके, उनका वो हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से उनका मताधिकार का या हम कह सकते हैं उनके अधिकारों का, उनके कानूनों का, उनके उद्देश्यों का जो मतभेद ना हो, उनका हनन ना हो, उनका कोई विरोध ना कर सके। तो यानी कि आपसी तालमेल बिठा कर के ही विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय लिए जाते थे वो संविधान सभा के द्वारा अच्छे तरीके से निर्णय वो लिए जाते थे। ये मतभेद वास्तव में वैध सिद्धांतिक आधार थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। बाद में अगर ये मतभेदों के आधार पर अगर उनके बारे में विचार अगर किया जाता तो ये सिद्धांतिक आधार पर थे, उनका पक्ष रखा जाता था। तर्क वितर्क की स्थिति की कसौटी पर उतरने के बाद ही हर एक संविधान या उसके निर्माण करने की जो शैली थी वो अपनाई जाती थी और जिसके अंदर चाहे कितने मतभेद हो संविधान सभा के अंदर निर्धारित या उभर कर सामने आते थे, लेकिन सभी मतभेदों का आपसी बातचीत या तर्क और वितर्क के आधार पर उनका निष्कर्ष है वो निकाला जाता था। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, जैसे कई सारे जो आपसी संविधान सभा के अंदर जो मतभेद सामने उभर कर आए थे, यानी कि जो सेंट्रल जो पावर बनाई जानी चाहिए वो केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। यानी कि केंद्रीकृत का मतलब होता है जहाँ सिर्फ राजा प्रमुख या सत्ता के बाद सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में हो, या फिर जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार के विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा विभाजित है वो किया जाए। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, इसी के अलावा हमारे अलग अलग राज्य थे तो उनके बीच में उनका रिलेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्ति होना चाहिए, न्यायपालिका को कौन से अधिकार है, राइट है वो मिलने चाहिए और किस तरीके से न्यायपालिका की जो कार्यपालिका थी उसको अपनाना चाहिए। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, अब ये भी बड़ा एक मुद्दे उभर कर आए थे। क्या संविधान के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार है उनकी रक्षा वो की जानी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। यानी कि इन सभी मुद्दों के तहत जो हमारी लोक कल्याणकारी नीति को अपनाने के लिए जरूरी था, इन सभी मुद्दों के ऊपर संविधान सभा के अंदर बड़ी धैर्यपूर्वक जो परिचर्चा है वो की गई थी। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ था, जिसका अर्थ था कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार है वो होगा। यानी कि ये काफ़ी सारे मुद्दे थे, चाहे केंद्रीकृत की व्यवस्था थी, विकेंद्रीकृत की व्यवस्था थी, राज्यों के बीच संबंधों के बीच में व्यवस्था थी, न्यायपालिका की शक्तियों के बीच में व्यवस्था थी। इन सारों के बीच में चाहे कितने भी उनके मतभेद रहे हो, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न ऐसा था जिसके बीच में संविधान सभा के सदस्यों के बीच में कोई वाद विवाद की स्थिति है वो नहीं आई थी, और ये मुद्दा था सिर्फ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ। यानी कि किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव किए जो भारत के नागरिक है उनको एक निश्चित आयु के बाद वोट करने का अधिकार है वो प्रदान है वो दे दिया जाए। यानी कि और ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये 18 वर्ष की जो आयु है हमारे देश के अंदर निर्धारित है वो की गई है। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद अवश्य नहीं माना कि किसी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और विवाद हुए थे। यानी कि इसमें कोई किसी भी तरीका विवाद है वो नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद
इन विषयों के ऊपर गंभीर स्थिति के अंदर 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 जो विचार विमर्श है वो जरूर है वो किया गया था। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का सबसे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और भी नहीं हो सकता था। यानी कि हम हमारे लोकतांत्रिक कार्यविधि के रूप में अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो इस रूप में नहीं पाया जा सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया था। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की थी बल्कि अपनी सोच और फैसलों के पक्ष में अन्य सदस्यों के सैद्धांतिक कारण भी बताए थे। तो हमारे संविधान सभा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जितने भी हम ताकत के रूप में जब हमारी संविधान सभा को देखते हैं कि सार्वजनिक हित का वो ध्यान है वो दिया था। यानी किसी एक पक्ष के लिए समुदाय के लिए जो मुद्दा था वो नहीं बनाया गया था। सभी लोगों जाति वर्ग जाति समूह के लिए जो नीतियाँ थी वो अपनाई गई थी। सभी सदस्यों ने चर्चा और जितनी भी बहसों के ऊपर काफ़ी जोर दिया था। यानी कि हर एक तर्क और वितर्क उसकी कसौटी पर खरा उतरने के बाद उसकी जो नीतियाँ कानून जो धाराएं थी वो लागू की गई थी। प्रत्येक सदस्य के द्वारा सिर्फ अपने हितों पर ध्यान नहीं दिया गया था। यानी कि इस तरीके से उसकी सोच और फैसले पक्ष में रखे गए थे ताकि सभी के लिए वो सिद्धांतिक रूप से उसकी जो पक्ष हैं यानी कि किस वजह से ये सिद्धांत है, इसके अंदर ये धारा या कानून बनाया गया, उसके कौन से कारण है, तो सभी सदस्यों ने उसके तर्क है वो तर्कपूर्ण रूप से अपने योग्यतापूर्ण रूप से उसके जो तर्क है वो दिए थे। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठाकर देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। हर अनुच्छेद को लेकर बड़ी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई। वह सार्वजनिक विवेक की भावना का सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। जो जिस तरीके से हमारे संविधान के अंदर ये जो तर्क और तर्कपूर्ण विवाद की स्थिति उभर कर सामने आई थी, उससे क्या हुआ कि जितने भी ये हमारे उसकी चर्चा और परिचर्चा होने के बाद उसको अगले दिन उसके न्यूज़पेपर के अंदर उसको जो प्रकाशित किया जाता था उनके अनुच्छेदों के बारे में, उसकी विस्तृत बारीकियों के बारे में, तो काफ़ी अच्छे ढंग से उसका जो विश्लेषण है वो किया जाता था। लोगों से राय भी ली जाती थी किस तरीके से उसका जो समाधान हम निकाल सकते हैं। यानी कि सार्वजनिक एक इस तरीके से ये विवेक की भावना माने जा सकती हैं जिसके अंदर हमारे संविधान सभा के अंदर एक बड़े ही प्रमाणिक ढंग से जो कार्यप्रणाली थी वो अपनाई थी। और जब हम अन्य देशों के रूप में हम इसकी जो संविधान सभा बनाने की जब क्रांति के बारे में जब देखते हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, 1789 के बारे में, अमेरिका क्रांति के बारे में, तो उसी के अंतर्गत हम हमारे संविधान के अंतर्गत भी ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परिघटना वो मानी जा सकती है। क्योंकि जो भारत का संविधान है और भारतीय जो देश है वो सबसे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा जो विस्तृत जो संविधान सभा का निर्माण जो बनाया गया उसकी व्याख्या इसके अंदर अपनाई गई है। तो बड़े ही इसके अंदर जो सिस्टमेटिक तरीके से जो जितने भी हमारे अनुच्छेद और जो अधिकार हैं उनका वर्णन है वो दिया गया है। तो इस तरीके से आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो संविधान सभा का स्वरूप है और संविधान सभा की जो कार्यशैली है उसके कामकाज की शैली उसके बारे में हमने पढ़ा। तो लेकिन जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि हमारे संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति थी उसके कितने सदस्य शामिल है वो किए गए थे। यानी कि हमारे संविधान सभा के अंदर कितने अनुसूचित जातियों के लिए सीटें थी वो रिजर्व है वो की गई थी संविधान सभा के अंदर। तो कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का वो आंसर आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को स्टडी विद दीपर को और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि तब भी कोई आपको वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अंतर्गत आप मेरी जो प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने +1 की जितने भी जो आपके लेसन है उनकी वीडियो है वो 1 बाय 1 आप चैप्टर के हिसाब से आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।